आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आपके एनसीईआरटी बुक से द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। देखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप का, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों दिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों दिया? क्योंकि देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसमें इसलिए दिया गया है ना, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पहले यदि किसी कंट्री ने डेमोक्रेसी को हासिल किया तो वो था हमारा फ्रांस। याद है? क्लास 9 का बात याद कीजिए मेरा। क्लास 9 में हमने कहा था कि दुनिया का सबसे पहला यदि कोई कंट्री बना जिसने कि डेमोक्रेसी को हासिल किया हो तो वो बना हमारा फ्रांस। और चूंकि फ्रांस हमारा एक यूरोप का छोटा सा कंट्री है, तो जैसे जैसे फ्रांस के लोगों को डेमोक्रेसी मिलता चला गया, वो लोग अपने राइट को अचीव करता चला गया, तो यूरोप के अगल बगल वाले कंट्री भी ना धीरे धीरे जागरूक होने लगे। वहाँ के लोगों को लगने लगा कि यार फ्रांस वाले लोग ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो लोग हासिल कर रहे हैं अपने राइट को और एकदम अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने कंट्री में भी डेमोक्रेसी को लाया जाए, है ना। देखिए, हमने कहा था आपको कि फ्रांस से बहुत कंट्री ने आइडिया लिया है कि वहाँ पे किस प्रकार से डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाए। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका इंडिया ने भी आइडिया लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जिस प्रकार से फ्रांस के लोगों ने वहाँ पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया, वहाँ के राजा लुइस 16 को उखाड़ के फेंक दिया, है ना, उसी आइडिया को हम लोगों ने भी यहाँ पे अपनाया था। इसी के बदौलत आज अंग्रेज यहाँ से भाग पाया है, नहीं तो नहीं भाग पाता वो। समझ रहे बात को? तो फ्रांस से आइडिया लिया यूरोप के छोटे मोटे कंट्री ने भी, तो उनसे इंस्पायर होके, फ्रांस से इंस्पायर होके उन्होंने भी अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को लाना चाहा। इसीलिए आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ ही साथ आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। चलो, जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉपिक के बारे में देख लीजिए। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789 में हुआ, और वहीं से भी हमको पहली बार नेशनलिज्म की झलक देखने को मिली। देशभक्ति क्या होता है वहीं से हमको देखने को मिला। यदि देशभक्ति आपके अंदर है, देश से आपको प्रेम है, देश से लगाव है, तो आप बड़े से बड़े राजा को वहाँ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। लुइस 16 का कम छोटा मोटा राजा था क्या? उसका पूर्वज, दादा परदादा छड़दादा, कितना लोग उसका फ्रांस पे राज किया, लेकिन जब लोगों का सहन शक्ति खत्म हो गया तो लुइस 16 को उखाड़ के फेंक दिया, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर देश के लिए प्रेम होना चाहिए। इसके आगे कोई भी बड़ा पावर है ही नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो पहली बार नेशनलिज्म का स्वाद हमको कहाँ से मिला? फ्रांस से मिल गया था। आगे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। फ्रांस में जो हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था क्लास 9 में, उनमें आपने क्या पढ़ा था? उनमें आपने ये पढ़ा था कि पावर किसी एक ही हाथ में था, वो भी किसके हाथ में? लुइस 16 के फैमिली के हाथ में। और लुइस 16 चूंकि राजा था तो उसी के हाथ में था पावर, मेनली आप कह सकते हैं, है ना। यानी कि लुइस जो फैमिली था, पूरा का पूरा पावर उसी के हाथ में घूमते 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 एक समय ऐसा आया जब पावर आ गया किसके हाथ में? लुइस 16 के हाथ में आ गया। तो मोटा मोटी यदि हम लोग कहें तो लुइस जो फैमिली था वो क्या कर रहा था? एक तरफा रूल कर रहा था ना फ्रांस पे। क्या वो किसी और को परमिशन दे रहा था रूल करने के लिए? नहीं दे रहा था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सोवर्निटी का मतलब होता है कि सेल्फ गवर्निंग। सोवर्निटी का मतलब क्या हो गया? सेल्फ गवर्निंग, यानी कि खुद वो पावर में रहेगा, किसी दूसरे को नहीं रहने देगा, है ना। तो वहां से हमारा जो फ्रांस था वो किसमें चेंज हो गया? किसमें चेंज हो गया? टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, यानी कि वहाँ से हर एक फ्रांस के लोगों के पास पावर बांट दिया गया। मतलब कि जो लुइस फैमिली जो वहाँ पर रूल किया करता था पहले, है ना, उस पावर को तोड़ के हटा के लोगों के हाथ में पावर दे दिया गया कि अब जो है आप खुद का राजा हैं, कि आप किसी के अंडर में नहीं हैं। समझ रहे बात को? वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की। तो वहाँ पे जो मोनार्की था, लुइस 16 वाला सिस्टम, है ना, वहाँ से एक तरफा जो वो रूल करता था उनको हटा के, उनको तोड़ के, बर्बाद करके, उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने वहाँ पे, वहाँ के लोगों ने, और पावर किसके हाथ में आ गया? फ्रेंच के सिटीजन के हाथ में आ गया। ये आप जानते हैं। आगे
द आइडियाज ऑफ ला पात्रे का मतलब होता है द फादरलैंड, है ना। पहले फ्रांस में हमारा ला पात्रे का मतलब क्या था, फादरलैंड। उसके बाद एंड ली सिटोयन का मतलब था वहाँ के सिटीजन, ठीक है। एम्फेसिस द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ के जो हमारे लोग थे, वहाँ के जो सिटीजन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है द आइडियाज ऑफ ला पात्रे यानी कि द फादरलैंड एंड ली सिटोयन द सिटीजन एम्फेसिस द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि हम लोग अब राइट को एंजॉय करेंगे, है ना, यानी कि हमारे पास जो अधिकार है उसको हम लोग एंजॉय करेंगे, वो भी एक संविधान के अंदर रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए। बात समझ पा रहे हैं आप? यानी कि उनके पास जो अब राइट है वो राइट जो है लिमिटेड रहेगा, किसी के पास भी, चाहे वो लुईस XVI का फैमिली हो चाहे किसान हो, हर किसी के पास राइट जो है वो लिमिटेड है, कोई भी अपने पावर का इस्तेमाल अनलिमिटेड नहीं कर सकता है। देखो संविधान जो होता है ना किसी कंट्री का, वो बड़े से बड़े लोगों को उसमें बांध देता है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, है ना। तो वहाँ के जो सिटीजन थे, वहाँ के लोगों ने कहा कि अब हम लोग इक्वल हैं, हर कोई आपस में बराबर है और हम लोग एक संविधान के अंदर रहते हुए काम करेंगे, कोई भी अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो जब लुईस XVI का वहाँ पे पावर था तो वो उस समय पे झंडा अलग इस्तेमाल करता था, लेकिन जब उसको वहाँ से हटा दिया गया उसको, अच्छा याद कीजिए लुईस XVI को फांसी पे चढ़ाया गया था, याद है, देशद्रोह के मामले में। हाँ किसमें? नहीं गुलेटिन में, हाँ नहीं गुलोटिन में उसको नहीं किया गया था, गुलोटिन तो एक डिवाइस था, उसमें उसको उसमें नहीं काटा गया था, उसमें उसको उसमें गुलेटिन में उसको नहीं मारा गया था, उसको फांसी दिया गया था। नहीं उसको भी नहीं काटा गया था, उसको फांसी दिया गया था, समझे। लुईस XVI और उसके पत्नी को, दोनों को देशद्रोह के मामले में कोर्ट के द्वारा फांसी दिया गया था, है ना, काटा नहीं गया था, उनको फांसी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। फिर तो जो उस समय पे लुईस XVI चलता था, उस समय पे उसका जो राज था, उसके झंडे को हटाकर वहाँ पे एक नए झंडे का निर्माण किया गया फ्रांस में। उसके बाद द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। अच्छा याद कीजिए जनरल स्टेट क्या होता था, याद आ रहा है आपको क्लास 9 का? जनरल स्टेट क्या था? हाँ देखिए स्टेट जनरल मेनली जो हमारा, अच्छा याद कीजिए फ्रांस रेवोल्यूशन जब हम पढ़ रहे थे तो फ्रांस 3 सोसाइटी में बटा हुआ था, है ना, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। जो कि थर्ड स्टेट में हमारे छोटे मोटे किसान, ट्रेडर, वर्कर, बिजनेसमैन, लॉयर, प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब आते थे। और उन तीनों स्टेट में यानी कि तीनों कैटेगरी में, तीनों कैटेगरी में उसका रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, उसी रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग कहते थे स्टेट जनरल। और याद कीजिए उस स्टेट जनरल को कौन चुन सकता था? केवल और केवल एक्टिव सिटीजन। और एक्टिव सिटीजन कौन था? एक्टिव सिटीजन वो सिटीजन था जो कि अपने सप्ताह के कमाई से 3 दिन का जो लोन है या फिर जो आप कह सकते हैं कि जो टैक्स है वो सरकार को देता हो। मतलब कि मान लीजिए यदि कोई वर्कर है, कोई काम करने वाला आदमी है, वो सप्ताह भर काम करता है, सप्ताह भर में उन्होंने जो भी कमाया है ना, उस कमाई का 3 दिन का जो कमाई है वो यदि गवर्नमेंट को टैक्स देता है, लुईस XVI को यदि वो टैक्स देता है तो वो स्टेट जनरल को चुन सकता है, यानी कि अपने वो रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकता है। इसके साथ ही साथ था कि उसका जो उम्र है वो 25 साल या 25 साल के ऊपर होना चाहिए, ऐसा ही कुछ था, बता रहा है। तो उसी को हम लोग कहते थे एक्टिव सिटीजन, और जो ऐसा नहीं करता था उसको हम लोग क्या कहते थे? पैसिव सिटीजन, है ना। तो एक्टिव सिटीजन को यदि बताया जाए तो ये एक्टिव सिटीजन हमारा ये था कि जो भी इंसान अब एक वर्कर के कमाई के 3 दिन जितना यदि वो टैक्स देता है, तो इसके साथ ही साथ यदि उसका उम्र 25 साल या 25 साल से ऊपर है तो वो स्टेट जनरल को वोटिंग कर सकता है, और वही हमारा कहलाएगा एक्टिव सिटीजन, ठीक है। और जो इंसान टैक्स नहीं दे पाता था, जिसका उम्र नहीं था,
और ख़ास करके औरतों को तो हमेशा ही पैसिव सिटीजन में रखा गया था, उनको वोटिंग राइट तो था ही नहीं, है ना। और उस स्टेट जनरल का नाम क्या बदल दिया गया था, बदल के क्या कर दिया गया था, नेशनल असेंबली कर दिया गया था, ठीक है ना, ये आपको मालूम है। आगे, न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, ऑथ्स वेयर टेकन एंड मार्टरिट्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। इसके साथ ही साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन में और क्या हुआ था, न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, न्यू हाइम्स का मतलब हो गया कि वहाँ का जो नया गीत है ना, वहाँ का जो नया आप कह सकते हैं स्लोगन कह लीजिए, वो जो था वो वहाँ पे नया बनाया गया। उसके साथ ही साथ ओथ लिया गया, यानी कि शपथ लिया गया था, किसके नाम पर, जो लोग शहीद हुए हैं। मार्टिर्स कमेमोरेटेड का मतलब होता है कि जो लोग शहीद हो गए हैं उनके नाम पर शपथ लिया गया था, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, और सभी को ध्यान, नेशन को अपने ध्यान में रखते हुए। मतलब क्या हुआ इसका, इसको एक बार आप समझिए, एक बार एकदम मोटा मोटी पूरी तरीके से एक बार समझ लीजिए। फ्रांस जब आज़ाद हुआ, वहाँ के लोगों को जब डेमोक्रेसी मिला, तो वहाँ नया झंडा बनाया गया, है ना, नया वहाँ का नेशनल सॉन्ग बनाया गया, नया नया गीत वहाँ पे गाया गया, शपथ लिया गया, किसके नाम पर, उन सभी लोगों के नाम पर शपथ लिया गया, उनको ध्यान में, उनको याद करते हुए शपथ लिया गया जिनका फ्रेंच रेवोल्यूशन में मृत्यु हो चुका था, है ना, स्ट्रगल करते करते वो मर गए थे, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको याद करते हुए वहाँ के लोगों ने शपथ लिया, है ना। और ये सारा का सारा किसके लिए हो रहा था, अपने देश के लिए तो हो रहा था, फ्रांस के लिए हो रहा था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। और जब वहाँ के लोगों को आज़ादी मिला लुई 16 से, तो वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, मतलब कि प्रशासन जो वाला, प्रशासनिक जो हमारा सरकार होगा, यानी कि जो ऑफिस होगा, दफ्तर होगा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, वो हर जगह पर एक ही तरीके से काम करेगा, है ना, कहीं पे भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम कानून नहीं रहेगा, पूरे देश के लिए एकदम एक सिस्टम रहेगा, ऐसा वहाँ पे सिस्टम लाया गया। उसके साथ ही साथ यूनिफॉर्म लॉज लाया गया, यानी कि नियम कानून जो है हर किसी के लिए बराबर रहेगा, ये चीज़ों को भी लाया गया फ्रांस में उस समय पे। समझ में आ रहा है बात, कोई डाउट यहाँ तक? चले, तो इस पॉइंट में आपने ये समझ लिया कि पूरी तरीके से वहाँ का सिस्टम जो है वो सेंट्रल कर दिया गया, यानी कि जो एक सिस्टम जिसके लिए लागू है वो हर किसी के लिए वो लागू होगा, ये कर दिया गया। साथ ही साथ हर किसी के लिए नियम कानून, यानी कि यूनिफॉर्म लॉ बिल्कुल सभी के लिए सेम बनाया गया, ठीक है। तो वहाँ उस टेरिटरी में, यानी कि फ्रांस के टेरिटरी में जो रहता था, उन सभी के लिए नियम कानून सभी के लिए एक था, उस समय पे बनाया गया। उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेयर एडॉप्टेड। इसके साथ ही साथ जो अंदर में अलग अलग जगहों पर कस्टम ड्यूटी लगते थे, कस्टम ड्यूटी का मतलब हो गया एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो टैक्स लगा करता था हमारा, उसको हटा दिया गया, यानी कि एक कंट्री में आप कहीं भी घूमिए उसके ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं है, कोई भी सामान को आप लेके जाइए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे इंडिया में तो आप कोई सामान लेते हैं तो एक ही बार टैक्स लगता है, वो भी जीएसटी के रूप में, केवल एक ही के रूप में, एक ही बार। ट्रैवल टैक्स नहीं, वो सब तो अपना खर्चा है ना आपका, गवर्नमेंट केवल एक ही बार टैक्स लेती है, अब जीएसटी के रूप में। हाँ, टोल टैक्स अलग है, वो टोल टैक्स अलग है, टोल टैक्स को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, जीएसटी तो अलग है, वो तो आपको अपने सामान पे सरकार एक बार आपसे लेगा ही लेगा, और वो टोल टैक्स तो अलग है ना, वो तो हाईवे के लिए आपको देना पड़ेगा, है ना, टोल टैक्स वो अलग है। समझ रहे बात को? तो फ्रांस में उस समय पे जो अलग अलग टैक्स लिए जाते थे, कस्टम ड्यूटी जो थे, उन सभी चीज़ों को हटा दिया गया। उसके बाद एक कॉमन वेट और मेजरमेंट का सिस्टम लाया गया, है ना, हर जगह पे उस समय पे आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, हर जगह पे नापने तोलने का जो सिस्टम था अलग अलग था, है ना, इन चीज़ों को ख़त्म किया गया और हर एक किसी के लिए एक नया सिस्टम लाया गया, है ना, जो कि हर किसी को मानना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है देखिए, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच वाज डिक्लेयर्ड एज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। उस समय पे फ्रांस में अलग अलग प्रकार के बोली बोले जाते थे अलग अलग जगह पर, है ना, डायलेक्ट्स का मतलब हो जाता है डायलेक्ट्स का मतलब होता है अलग अलग बोली, उसको भी ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ का नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। कॉमन लैंग्वेज आप कह लीजिए, है ना, नेशनल लैंग्वेज भी कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ हो रहा था उस समय पे फ्रांस में। यहाँ तक में अब कोई भी समस्या है तो पूछ लीजिए फटाक से। यहाँ तक में कोई समस्या है?
तो इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा था जो कि आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, है ना। इसमें कोई डाउट रहा आप लोगों को? चलिए, तो इतना यदि आपने पढ़ लिया है तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे जैकोबिन क्लब के बारे में, ठीक है। जैकोबिन क्लब के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और आई होप आप यहाँ तक नोट्स भी बना रहे होंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।